वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको बता दूं कि आज की वीडियो के माध्यम से हम बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर है 2022-23 में परीक्षा हुई है, यानी कि अभी एक दो दिन पहले परीक्षा हुई है, तो उसका पेपर आपको देने का प्रयास करूंगा। मेजर कोर्सेस में जो पॉलिटिकल साइंस आपका विषय है उसमें क्या पूछा गया था, तो मैं आपको बता दूं पेपर फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो पॉलिटिकल साइंस का है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब क्या होता है, भारत का संविधान। ओके, तो इससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। ओके, और ये प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, चाहे आप डॉक्टर राम मनोहर लोहियावत विश्वविद्यालय से हैं या फिर अन्य किसी विश्वविद्यालय से, चौधरी चरण सिंह मेरठ से हैं, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय से हैं, या एक प्रकार से जिसमें भी लिखित परीक्षा होती है उस विश्वविद्यालय से आप रिलेटेड हैं, तो आप में यह प्रश्न 100% आने वाले हैं। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और इन प्रश्नों के उत्तर आपको मॉडल पेपर हमारा देखेंगे तो उसमें अवश्य मिलेगा। और एक आध दो मॉडल पेपर मैं और देने वाला हूं जल्द ही, लेकिन इस समय मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती, गले में दर्द हो रहा है, अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती मैं तुरंत मॉडल पेपर देने का प्रयास करूंगा। अभी आप लोग इन प्रश्नों को करने के लिए जो पुराने हमारे मॉडल पेपर, यानी कि अभी जो 10-15 दिन पहले मैंने वीडियोस बनाई थी, आपकी लाइव क्लासेस हुई थी, सब प्लेलिस्ट में मैंने फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए भी और थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, दोनों के लिए प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग उसको देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, चले तो इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान देखते हैं या देखेंगे। यहाँ पर टाइम आपको 3 घंटे का दिया जाता है। मैक्सिमम मार्क्स यानी अधिकतम अंक आपके 75 है, यानी कि 75। सबसे पहले आपको नोट दिखा हुआ मिलेगा कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस। ओके, यानी सॉरी, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पेपर आपका 3 खंडों में बटा हुआ होगा, खंड आ, बा और सा। तो खंड आ की बात करें हम, यानी कि सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी जिसको आप हिंदी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। इनकी संख्या आप में 10 पूछी जाएगी। ठीक है, और 10 प्रश्नों को आपको करना होगा, सारे के सारे प्रश्नों को करना है। एक प्रश्न का उत्तर अगर आपने 50 शब्दों में बढ़िया से लिखा तो आपको उसके लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से सेक्शन ए से आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। देखिए इसके लिए इंस्ट्रक्शंस कह रहा है सॉरी, कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन, राइट आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी इस खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपका होना चाहिए। ये आपसे इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश कह रहा है। आइए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न। देखें, प्रश्न आपकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पेपर में होते हैं। सबसे बढ़िया बात ये होती है, तो जिनकी परीक्षा अभी नहीं है उनके लिए मॉडल पेपर है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट आर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। पूरा विस्तार से मैंने इसको चैप्टर भी पूरा पढ़ाया, उसमें मैंने सारे कारणों को बताया है। यानी नेशनल मूवमेंट इन इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 2 मुख्य कारण, 2 मुख्य उत्तरदायी कारकों को बताइए। तो कई सारे कारण, एक तो भाई आप देखते हैं कि 1857 में क्रांति होती है। दूसरा कारण आप यह भी देखते हैं कि 1885 ईस्वी में आते थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हो जाती है। और इसके दौरान क्या होता है, एक अस्थायित्व और एक नेतृत्व करने वाली संस्था का निर्माण हो जाता है, जो कि अपनी बात को बड़ी पुष्टि के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से अंग्रेजों के समक्ष रखने में कामयाब भी होती है। ठीक है, आगे चल करके उसका रूप उग्र भी होता है 1905 ईस्वी तक। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि ये जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय केवल 2 कारणों से नहीं हुआ है, इसके कई सारे और कारण है। सामाजिक कारण है, राजनीतिक कारण है और धार्मिक कारण भी है, इसका सांस्कृतिक कारण है, आर्थिक और भौगोलिक कारण भी इसमें कहीं ना कहीं पे हस्तक्षेप किया, और बहुत सारे अन्य कारक भी रहे हैं। जो है उसको मैं चर्चा करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा आने वाले समय में। लेकिन आने वाले समय में क्या, मैंने जब मॉडल पेपर पढ़ाया है तो उसमें मैंने विस्तार से बता दिया है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर मॉडल पेपर में जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं एक बात यहीं पर और क्लियर कर दूं कि इसका चैप्टर 1, 2 ये सब पढ़े हुए हैं, तो आप एक बार वीडियो में प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर वालों। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट वाज द
सेफ्टी वाल्व थियरी इन द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस इन इंडिया। कांग्रेस के गठन में अभय दीप सिद्धांत क्या था, इसके बारे में आपको बताना था। इसके बारे में जल्द ही बता दिया जाएगा आपको। अगला प्रश्न आपका था, देखिए रौलट एक्ट के बारे में। रौलट एक्ट के बारे में मैंने बता दिया है ऑलरेडी, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अंडर विच एक्ट द जो है डायरची वाज फॉर्म्ड, यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो द्वैध शासन है इसकी स्थापना की गई थी। ये मैंने बताया था कि कब शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ था, सारी चीज़ों को बताया है। अभी मैं विस्तार से बताने के एकदम से उस स्थिति में नहीं हूँ, मतलब कि थोड़ा सा क्या है, बड़ी दिक्कत है इस समय, बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको पेपर से ही रूबरू करवा दिया जाए, पेपर आपको दिखा दिया जाए, ताकि आप ये अनुमान लगा सके कि जो मॉडल पेपर में प्रश्न बताता हूँ उसके अकॉर्डिंग उत्तर भी, मतलब वही हिसाब से आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न आते हैं, ताकि आपको एक विश्वास जम सके और आप स्थायित्व बना करके अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। तो इसके लिए मैं पेपर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आपके यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पांचवा आपका आ चुका है। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विच प्लान वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इन इंडिया। भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए कौन सी योजना उत्तरदायी थी। तो कई योजना बना करके वहां से आई थी, मैंने योजना के बारे में भी आपको बताया था, ठीक है। 3 लोग आए थे, उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो आप देखेंगे मॉडल पेपर तो उसमें क्लियर हो जाएगा, सब सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, आप महासंग्राम वीडियो देख लेंगे, उसमें हर एक पहलू पर मैंने चर्चा करी है। 2022 वाला महासंग्राम प्ले लिस्ट में मैंने सबको लगा दिया है, आप देख सकते हैं। प्रश्न है आपका कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। भारत में नागरिकता का संवैधानिक आधार क्या है। तो 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक जो है नागरिकता के बारे में बताया गया है, और कैसे कितने सालों तक अगर भारत में रहेगा कोई व्यक्ति तो उसको नागरिकता मिलेगी। इन समस्त मुद्दों पर चर्चा है। तो आप एक बार मॉडल पेपर जरूर देखेंगे, प्ले लिस्ट में 2022 के मॉडल पेपर पड़े हुए हैं और 2023 के मॉडल पेपर भी है, तो दोनों को आप देख लेंगे। निश्चित तौर पर एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है, बस विश्वास मान करके जाकर के देख लीजिएगा, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ। और ताकि आप लोग अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने प्लेलिस्ट में कल ही मैंने प्लेलिस्ट सारी सेट कर दी है, ताकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सके। तो प्लेलिस्ट में बहुत सारे लेक्चर्स और बहुत सारी एक प्रकार से चीज़ें जो है मैंने उसमें संकलित कर दी हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट जा करके चेक कर लीजिएगा। उसमें कल मैंने नई वीडियोज़ बहुत सारी ऐड करी हैं, तो आप देख लीजिए प्लीज़। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए कि व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की चयन की क्या योग्यता है, अर्हता के बारे में पूछ रहा है। मैंने इस पर आपसे भी राय मांगी थी, और जब लाइव पढ़ा रहा था तो उसमें कमेंट में मैंने बार बार पूछा था कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो आप में से आया भी था उत्तर की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति को वोट देते हैं। इसके अलावा इसकी योग्यता होनी चाहिए कि भाई, इसके लिए मैंने बताया था कि ये भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, ठीक है, ये सब बताया था, और किसी लाभ के पद पर ना हो, कई सारी चीज़ें बताई थी मैंने। तो ये सब आप एक बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उसको देख लेंगे, हो जाएगा क्लियर। अगला प्रश्न है व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो कि ना आया हो, सारे प्रश्न आए। एक प्रश्न भी ऊपर वाला जो था वही नहीं बताया था, बाकी सब बताया था। उससे पहले एक मैंने सेकंड वाला प्रश्न शायद था वो। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। न्यायिक पुनरावलोकन होता है एक प्रकार से जब कोई कानून बनता है तो उस पर दोबारा से, ठीक है, इसके बारे में भी मैंने चर्चा करी है, विस्तार से बताया है। 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राइट द प्रेजेंट नंबर्स ऑफ द टोटल स्टेट्स इन राज्यसभा एंड लोकसभा। वर्तमान में राज्यसभा और लोकसभा की सदस्य संख्या लिखिए, कितनी है भाई। तो इसके बारे में मैंने दोनों के बारे में बताया था कि अधिकतम, न्यूनतम और कितनी क्या है, इस समय पूरा बताया है, तो आप एक बार देख लेंगे। 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया था भाई कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य हैं। सारे आयोगों के कार्य के बारे में, राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, सभी के कार्यों के बारे में, उनकी अर्हता योग्यता के बारे में मैंने मॉडल पेपर में सब कुछ बताया हुआ है, सब क्वेश्चन रखा था। तो आप एक बार जरूर देखेंगे उसको, बार बार कहना उचित नहीं हो रहा मुझे, ठीक है, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ ताकि आप लोग देखते नहीं हो उसको। सेक्शन बी की बात की, यानी खंडबा की बात की है, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको लेकर के आपका नोट दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स।
यानी कि आपको 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आपको यहाँ पर 8 प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा, उनमें से केवल 5 प्रश्न आपको छाँट लेने हैं जो कि आपको पता है, उन्हीं के उत्तर को आपको लिख देना है। ठीक है, 5 प्रश्न आप करेंगे, एक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में अगर अच्छे से आपने लिखा तो उसके लिए आपको 7 अंक प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से खंडवा से आपको 5 सत्ते 35 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार करेंगे, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। सॉरी, बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा भाई, बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। चले अगला प्रश्न है, तबीयत खराब थी लेकिन मैंने सोचा कि भाई आप लोगों के लिए कुछ व्यवस्था करी जाए और मैं घर भी चला आया हूँ। बनारस में था लेकिन तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं घर चला आया हूँ और अब घर से ही आपके लिए मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। बाकी जो 2022 वाले वीडियोज़ है उसमें बहुत कंटेंट मैंने दे रखा है, तो आप उसको ज़रूर देखेंगे। सारी प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट होती है तो उसी प्लेलिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। हर सब्जेक्ट का 2022 का मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो पड़ा हुआ है। आप मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो तो ज़रूर देख लीजिएगा और कुछ देखिएगा चाहे ना देखिएगा। आपकी परीक्षा के लिए राम बाण नहीं सिद्ध हुआ तो नाम बदल देना मेरा, आकर के वीडियो को डिसलाइक मार देना। ठीक है, सब कुछ करके चले जाना, अनसब्सक्राइब कर देना, जो कुछ भी करना है कर देना, लेकिन एक बार आप जा करके देख जरूर लीजिएगा। क्योंकि ऐसा मैंने पढ़ा दिया है फर्स्ट सेमेस्टर में 2022 में कि वो 2023 के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपके सारे प्रश्न वही आ रहे हैं रिपीटेड। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है व्हाट आर द, और उसमें मैंने पेपर भी सॉल्व करवाया है विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के, तो वो भी उसमें है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत के संवैधानिक विकास के चरण कौन कौन से हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में चर्चा हुई है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था तो इन सभी प्रश्नों को आप जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न है राइट द मेन फीचर्स ऑफ प्रियम्बल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए न्याय स्वतंत्रता तमाम प्रकार की बातें करते हैं, तो उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। सारी विशेषताओं के बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा करी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाई फंडामेंटल ड्यूटी डिस्क्राइब, बताएं मूल कर्तव्य से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। मूल कर्तव्यों के बारे में आपको बता दूं कि अनुच्छेद ये 51 के का में रखे गए हैं। ठीक है, रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों को। ये पहले 10 थे, अब 11 हो चुके हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है शिक्षा का मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वो 6 से लेकर के 14 वर्ष के बालक को स्कूल भेजिए, वो मतलब कि अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाइए। नागरिकों का कर्तव्य बता रहा है, क्योंकि जब आपको कोई अधिकार देगा तो आपसे कुछ कर्तव्य भी करवाएगा, यानी कर्म भी आपको करना पड़ेगा। जहाँ पर राज्य एक मौलिक अधिकार आपको देता है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक संविधान में अनुच्छेदों के बारे में बताया गया है, उसमें केवल मौलिक अधिकारों के बारे में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। तो अगर आपको कुछ अधिकार संविधान देता तो संविधान आपसे अपेक्षा करता है कि आप कुछ कर्म करोगे, आपके भी कुछ नैतिक कर्तव्य होंगे, कुछ दायित्व होंगे राष्ट्रीय कर्तव्य के प्रति। ठीक है, चले अगला प्रश्न आपका है, 5वां नंबर प्रश्न था कि डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी जिसको कहते हैं, इसकी विशेषता बतानी है। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक ये नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। ठीक है, ये सब कॉमन सी बातें आप उसमें लिख सकते हो, बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। इससे एग्जामिनर को लगेगा कि भाई लड़का जान रहा है इसके बारे में। ठीक है, और 36 से 51 तक है, भाग 4 बोलते हैं इसको 36 से 51 को। ठीक है, भाग 4 में आप लिखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को समाहित किया गया है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, बस इतना लिख देंगे, एक लाइन आपका बढ़िया विस्तार से तैयार हो गई। और बाकी आप उसकी विशेषता बता सकते हो, चूँकि इसमें राज्य को एक लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया गया है, समान यानी सिविल संहिता के बारे में बताया गया है। ठीक है, और जो है वेतन आयोग के बारे में, मतलब कि सभी का वेतन बराबर हो, इसके बारे में भी चर्चा करी गई है। कई प्रकार की स्वतंत्रता, कई प्रकार की न्याय की बात भी करी गई है इसमें। ठीक है, और नौकरी वगैरह मतलब कई चीज़ों के बारे में बात की गई, लेकिन ये बाध्य नहीं करेगा कोई व्यक्ति कि भाई सरकार ये काम करे ही। सरकार के बजट से अगर फादिल हो रहा है तो वो कर सकती है, यानी सरकार का राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह चीज़ें कर सकती है। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते हैं। यही सारी चीज़ें होती हैं और भी तमाम सारी चीज़ें हैं, चर्चा करते रहेंगे हम।
बाकी मैंने इन सभी के बारे में, डीपीएसपी के बारे में, सब के बारे में सारा चीज़ मैंने बताया है, तो आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट। मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल के बीच क्या अंतर है, उल्लेख कीजिए। इसके बारे में भी मैंने बताया, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 7वां नंबर, व्हाट आर द पावर्स ऑफ फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। देखें, सारे राज्य के राज्यपालों के कर्तव्य के बारे में बताया है, शक्तियों के बारे में बताया है, मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के, हाई कोर्ट के, सभी के बारे में मैंने बताया, तो आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियाँ क्या है मैंने बताया है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 8वां नंबर प्रश्न है कि कमेंट ऑन द 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की उल्लिखित 5वीं अनुसूची पर टिप्पणी कीजिए। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं भाई? 12 अनुसूचियां हैं, तो उनमें से 5वीं अनुसूची पर आपको टिप्पणी करनी है। 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, इसके बारे में मैंने बताया। अगला प्रश्न है एब्सोल्यूट सेंटर स्टेट रिलेशंस, यानी केंद्र राज्य संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। इसके बारे में विस्तार से मैंने चर्चा करी है, तो इसको भी आप बता सकते हैं। देखिए, ये 8 प्रश्न आपसे थे, जिनमें से केवल 5 करने थे। अगर 3 आपको नहीं आ रहे हैं तो उनको छोड़ सकते हो आप, ठीक है। बस 5 ही करने हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। सेक्शन सी से आपसे प्रश्न क्या पूछा गया? सेक्शन सी यानी खंड सा से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के यहाँ पर नोट दिया गया, यानी निर्देश दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए सॉरी, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका 500 शब्दों में होना चाहिए, ये आपसे कह रहा है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, लगभग 4 प्रश्न आपको यहाँ में मिलेंगे। 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से केवल आपको 2 प्रश्न करने होते हैं, यानी 2 प्रश्न आपको छोड़ देना है। तो पहले उन प्रश्नों को छांटे जो आपको पता हो, तो उन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आप कर देंगे। एक प्रश्न का उत्तर अगर आप 500 शब्दों में अच्छे से लिखेंगे तो आपको उसके लिए 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ से आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया था बाबू, एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अगला प्रश्न 10वां नंबर, एग्जामिन द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। जबरदस्त भूमिका भाई, महात्मा गांधी ऐसा कोई नेता नहीं हुआ मेरे हिसाब से। महात्मा गांधी को वो जो दृष्टि, अलग दृष्टि से लोग देखते हैं, वो दृष्टि नहीं अपनानी चाहिए आपको। हाँ, हर व्यक्ति सही नहीं हो सकता है, मतलब सारी चीज़ें उसकी सही नहीं हो सकती हैं, कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं, और लेकिन अधिकतर चीज़ें सही भी हैं। मतलब सही भी क्या, बहुत सारी चीज़ें सही गांधी जी की। एक आध 2 चीज़ों के लिए अगर आप उन पर लगातार उंगली उठाएंगे तो उसके लिए अच्छी बात नहीं है ये बात ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी अधिकतर आंदोलन, देखिए भीमराव अम्बेडकर सोच रहे थे कि हमारे पीछे सारी जनता है, भीमराव अम्बेडकर सोच रहे हैं कि हमारे पीछे दलित जनसंख्या है, जिन्ना सोच रहे थे हमारे पीछे मुस्लिम जनसंख्या है, और सभी लोग दुनिया भर का सोच रहे थे कि हम ही हैं जो हैं। ये लोग गए 1930 में, जब गोलमेज सम्मेलन हुआ रहा था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तब वहाँ पर गए, वहाँ पर सभा हुई, गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो लोगों ने कहा कि भाई बताओ भारत में क्या हो रहा है। तब तक भारत में इधर आंदोलन शुरू कर दिया महात्मा गांधी ने बाईकाट कर दिया उसका, नहीं गए। वहाँ की जो है पूरे जितने भी संसद के लोग थे ब्रिटेन के, उन सभी को लग गया कि भारत में एक बैठा हुआ है भाई, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। जिन्ना से कहा भाई क्या बोल रहे थे तुम, तुम्हारे पीछे कौन है बे? भीमराव अम्बेडकर कहाँ गए तुम्हारी जनता, तुम्हारे पीछे कौन है? सब भारत में इतना बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा हो गया कि तहलका मच गया पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में तहलका मच गया और अंतोगत्ता उनको सभा स्थगित करनी पड़ी। और महात्मा गांधी के समझौते, इरविन और गांधी का समझौता इसी समय हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, डिस्कस द फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए, भारत शासन अधिनियम जो 1935 का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने बहुत बताया है। आपको बता दूं, जो भारत शासन अधिनियम है 1935 का, इसके लगभग 100 से अधिक अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में या तो कुछ परिवर्तन करके एक्सेप्ट कर लिया गया है, अडॉप्ट कर लिया गया है, या फिर उसमें हूबहू ऐसे उतार लिया गया है भारतीय संविधान में, जो कि अंग्रेजों ने बनाया था। भारतीय शासन अधिनियम, जो भारत शासन अधिनियम था 1935 का, उससे बहुत सारी चीज़ों को हमने हथिया लिया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 12वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का वर्णन कीजिए। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। इनको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है।
भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। इसमें अनुच्छेद 14 में आपको पता होगा कि अनुच्छेद 14 से 18 स्वतंत्रता का समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता, ठीक है। अनुच्छेद 15 में है आपका धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, यानी सामाजिक दृष्टि से जो छुआछूत था खत्म हो गया, अब सब बराबर है सामाजिक दृष्टि से। 18वां अनुच्छेद कहता है कि उपाधियों का अंत कर दिया गया, यानी अब कोई उपाधि महाराजा धीराज, गणपति, महाभट्टारक कोई ये सब धारण नहीं करेगा, वो सब हटा दिया गया, ठीक है। इसमें सेना के द्वारा दी गई जो परमवीर ये सब परम विभूषण ये सब बने जो सेना के जो होते हैं उपाधियां उनको धारण कर सकते हैं राष्ट्रपति की अनुमति से, और कोई उपाधि, ठीक है। ये सब चीज़ें अनुच्छेद 19 में तो आपको पता होगा मतलब 19 से 22 तक पूरे स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, ठीक है। 23 से लेकर के आपका 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से लेकर के वहाँ तक 28 तक आप देखते हैं शिक्षा मतलब अल्पसंख्यकों का अधिकार दिया गया है। उसके बाद में और भी तमाम सारे अधिकार हैं। अनुच्छेद 32 तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, भीमराव अम्बेडकर ने उसको संविधान की आत्मा तक बोल दिया। तो कई सारी चीज़ें हैं, तो इस सभी के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। और लास्ट प्रश्न आपका 13वां नंबर, ये और इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति सिद्धांत और ये राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री या राज्यपाल में से एक प्रश्न जरूर आता है हमेशा। सॉरी। और सर्वोच्च न्यायालय पर तो एक प्रश्न 100% तय है आना, तो इसको एकदम से रट लीजिएगा। थ्रो लाइट ऑन द कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं शक्तियों पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा का, इसको एकदम से ध्यान रखेंगे, इसके बारे में भी मैंने बताया है। तो इस प्रकार से आपका पेपर हो गया ये, और ऐसे पेपर में पूछा गया था। ये महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी जो है उसका ये क्वेश्चन पेपर है लिखित फॉर्म का। तो जिनका भी लिखित परीक्षा होने वाली उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा यह वीडियो, चूँकि ये 2023 की परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जिनकी अभी डेट नहीं आई है उनकी डेट जल्दी आ जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है कि हो सकता है परीक्षा जल्द से जल्द करवाने के निर्णय में यूनिवर्सिटीज और यूजीसी दोनों है। क्यों है? क्योंकि कोरोना चाइना में बढ़ रहा है, भारत में भी हो सकता है बढ़ जाए, तो इसके कारण से परीक्षाएं जल्दी आपकी हो जाएंगी। अगर परीक्षाएं होने में लेट होगी तो हो सकता है मामला लटक जाए, ऑनलाइन परीक्षा हो, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग तैयारी विधिवत कर लीजिए। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मैंने सेट कर दी, आप देख लीजिएगा। सॉरी भाई, बहुत 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 आज बहुत दिक्कत थी मुझे, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ एकदम से, आप सोच सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नहीं तो मैं पूरा हल करवा देता आपका पेपर, मैं पूरा हल करवा देता, ये सब मैंने कुछ कुछ बता देता सभी प्रश्नों में, लेकिन ये सब मॉडल पेपर में ऑलरेडी मैंने बताया। तो आप एक बार जाकर के मॉडल पेपर देख लीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट समझिए, या फिर आप जो है ये समझिए कि गुरुजी ने कहा है, या समझिए कि बड़े भाई ने कहा है, या समझ लीजिएगा छोटे भाई ने कहा है। तो हर मामले में मैं कहता हूं कि एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर के अवश्य चेक कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ, हमारा साथ देने के लिए, हमारा सहयोग देने के लिए, अभी तक हमको झेलने के लिए, चूँकि मैं बार बार बीच में खांसी आ रही थी, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू।